अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले रिपोर्ट राइटिंग के हवाले से मैंने 2 वीडियोस शेयर की हैं जिसमें मैंने रिपोर्ट राइटिंग का मतलब और रिपोर्ट राइटिंग की सिग्निफिकेंस के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग को सीखेंगे। और जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया था कि रिपोर्ट राइटिंग जस्ट एक राइटिंग नहीं है, बल्कि एक ख़ास किस्म की राइटिंग होती है जिसमें एक ख़ास किस्म का फॉर्मेट फॉलो होता है। यानी आप ऐसे ही नहीं लिख सकते, बल्कि कुछ ख़ास फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ता है। तो इस वीडियो में आप फॉर्मेट सीखेंगे। यानी ये वीडियो आपके लिए बेहतरीन है अगर आप सोशल रिसर्च के स्टूडेंट हैं और आप रिपोर्ट राइटिंग के हवाले से लर्न करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो से लर्न कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको बता दूं कि रिपोर्ट राइटिंग के अंदर 3 मेन बॉडीज़ होती हैं। पहली बॉडी है प्रिलिमिनरी बॉडी, दूसरी होती है रिसर्च की मेन बॉडी, और थर्ड बॉडी होती है जिसमें आप कंक्लूजन राइट डाउन कर रहे होते हैं। तो इसको वन बाय वन अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट बॉडी है दैट इज़ प्रिलिमिनरी पेज, इसमें कुछ खास चीज़ें शामिल होती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्ट राइटिंग में टाइटल पेज होता है। टाइटल पेज वेल फॉर्मेटेड होता है, वेल फॉर्मेटेड पेज होता है जिसमें आपने अपनी जो पेपर जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको बिल्कुल क्लियर वे में टाइटल की शक्ल में प्रेजेंट किया होता है। यानी कि अगर टाइटल पेज ही नहीं होगा ना, मिसाल के तौर पे अगर आप कोई किताब या कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसका टाइटल ही नहीं होगा, आपको क्या पता व्हाट इज़ इट अबाउट। इसी तरह से रिपोर्ट राइटिंग के अंदर भी टाइटल पेज ज़रूरी है जो कि आपको आइडेंटिफाई कर सके कि आप कौन से प्रॉब्लम के हवाले से पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। उसके बाद होती है अप्रूवल शीट। अप्रूवल शीट में स्टेम्प्स वगैरह होते हैं, एक ख़ास किस्म का अप्रूवल होता है परचेजर्स के लिए। उसके अलावा एक्नॉलेजमेंट्स होती हैं। आपने अक्सर देखे होंगे रिपोर्ट्स पढ़ते हुए कि लोग एक्नॉलेज कर रहे होते हैं कि हमारे साथ फला रिसर्चर्स ने काम किया है, तो उनको ग्रेटिट्यूड पेश करते हैं, उनको थैंक्स कहते हैं एक्नॉलेजमेंट की शक्ल में। इसके अलावा इसमें प्रीफेस या फॉरवर्ड होता है। प्रीफेस एंड फॉरवर्ड के अंदर क्लियरली बताया जा रहा होता है कि ये रिसर्च किस पीरियड में हुई है, कहाँ कंडक्ट की गई है, और अपने काम के साथ कनेक्शन बनाते हुए बताते हैं कि ये काम कहाँ परफॉर्म किया गया है और ये क्यों ज़रूरी है। अगर आपको नहीं पता कि रिसर्च कहाँ हुई है तो आप कॉन्टेक्स्ट को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि हर जगह कॉन्टेक्स्ट वेरी करता है। ज़ाहिर है पाकिस्तानी सोसाइटी में डिफरेंट होगा, यूएस सोसाइटी में, वेस्टर्न सोसाइटी में डिफरेंट होगा, तो आपको कॉन्टेक्स्ट समझना लाजमी है। इसके अलावा टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स बिल्कुल वैसे ही है जैसे छोटी क्लासेस में हम इंडेक्स बनाया करते थे ना, जिसमें हम टीचर हमसे पेज नंबर लिखवाती थी, डेट्स लिखवाती थी, चैप्टर के नेम्स लिखवाती थी। इसी तरह आप जब किताबें पढ़ते हैं उसमें टेबल ऑफ कंटेंट होता है जिसमें पेज नंबर, सीरियल नंबर होते हैं, जहाँ से आप इजीली लोकेट कर सकते हैं कि कौन सा वाला टॉपिक, कौन सी इन्फॉर्मेशन कौन से पेज पे मौजूद है। इसके अलावा लिस्ट ऑफ टेबल्स होते हैं। ये भी एक रेफरेंस टूल है और ये भी सिमिलर है टेबल ऑफ कंटेंट्स से। इसके थ्रू आप इजीली यानी रीडर इजीली डाटा की तरफ नेविगेट कर सकता है। लिस्ट ऑफ फिगर्स होता है जिसमें डायग्राम्स, फोटोग्राफ्स, टेबल्स, चार्ट्स वगैरह मौजूद होते हैं। इसके अलावा ये तो हो गई फर्स्ट बॉडी, यानी जिसमें सारा इंट्रोडक्शन है, टाइटल पेज है, टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। सेकेंड बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं जिसमें इंट्रोडक्शन होता है, मेथडोलॉजिकल सेक्शन होता है जिसमें रिसर्च की मेथडोलॉजी बताई जाती है, और थर्ड रिजल्ट का सेक्शन होता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेन बॉडी के अंदर इंट्रोडक्शन होता है जिसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ जाता है, यानी जो भी प्रॉब्लम है आपकी रिसर्च का जो टॉपिक है उसको स्टेट करते हैं। एजम्पशंस आ जाती हैं, यानी कि जो प्रोपोजिशंस बनाए जाते हैं कि भाई कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, जो रिलेशनशिप्स बताए जाते हैं वेरिएबल्स के। ऑपरेशनल डेफिनेशंस आ जाती हैं। अगर आपने इससे पहले की रिपोर्ट राइटिंग की वीडियो को विजिट किया हो तो उसमें मैंने एक पॉइंट ऐड किया था दैट रिसर्च रिपोर्ट शुड बी वेरी सिंपल एंड क्लियर। तो सिंपल अल्फाज कैसे बनते हैं? ऑपरेशनल डेफिनेशन के थ्रू। ऑपरेशनल डेफिनेशन के अंदर क्या होता है कि जो टेक्निकल टर्म्स होती हैं उनको हम सिंपल में ब्रेक कर रहे होते हैं। इसके अलावा वेरिएबल्स होते हैं कि आपने अपनी रिसर्च में कौन कौन से वेरिएबल्स को टेस्ट किया है। वेरिएबल्स वो एंटिटीज़ होती हैं जिनको टेस्ट किया जाता है हाइपोथेसिस बनाकर। वेरिएबल्स बेसिकली 3 तरह के होते हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और कंट्रोल्ड। डिपेंडेंट वेरिएबल्स यानी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कॉज एंड इफेक्ट वाले होते हैं, और कंट्रोल वेरिएबल वो होता है जिसको कंट्रोल करके कंडीशंस देके चेक किया जा रहा होता है एक्सपेरिमेंट के थ्रू। इसके अलावा इसमें एब्स्ट्रैक्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट में पूरे पेपर की समरी आ जाती है कि आपने ये पेपर क्यों लिखा है, इसका क्या पर्पज़ है, इसमें किस चीज़ के ऊपर काम हुआ है, कौन सा डिज़ाइन इस्तेमाल किया है, फाइंडिंग्स क्या थी, रिजल्ट्स क्या थे। ये तमाम चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट में बहुत ब्रीफ वे में समरी की शक्ल में आ जाती हैं। इसके अलावा इस सेक्शन में रिव्यू ऑफ लिटरेचर आता है, यानी आपने बताना होता है कि आपने जो रिसर्च की है उसमें आपने कौन कौन से लिटरेचर को चूज़ किया है।
आपने जर्नल में से डाटा लिया है, आपने बुक्स पढ़ी हैं, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, वेबसाइट्स हैं, जो भी सोर्सेज हैं, इससे ये फ़ायदा होता है कि एक तो आप सामने वाले को बताते हैं कि आपने लिटरेचर का रिव्यू किया है, यानी आपकी रिसर्च वेरीफाइड है, और दूसरा सामने वाला भी उन सोर्सेज पे क्लिक करके खुद से भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता है, तो आपकी रिपोर्ट के साथ वो दूसरी रिपोर्ट्स को भी पढ़ सकता है जो आपने ऐड की हैं, तो नॉलेज मज़ीद बढ़ सकता है। फिर मेन बॉडी में दूसरा पार्ट होता है मैथोडोलॉजिकल सेक्शन, यानी कि रिसर्च मैथोडोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी मैथोडोलॉजी क्या रही है। इसमें सबसे पहले आता है रिसर्च डिज़ाइन, यानी ओवरऑल रिसर्चर की क्या स्ट्रेटजी थी रिसर्च करते हुए। इसके अलावा रिसर्च अप्रोच, कौन सी अप्रोच इस्तेमाल की, क्वांटिटेटिव रिसर्च थी, क्वालिटेटिव थी, कौन सी थी। रिसर्च सेटिंग, यानी कि फिजिकल, सोशल और कल्चरल साइड, किस जगह पे रिसर्च हुई, ये बड़ा मैटर करता है। अगर मैं यूएस सोसाइटी की कोई रिपोर्ट उठा के पढूँ ना और उसको यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग में इस्तेमाल करूँ, तो वो एप्लीकेबल नहीं होगी ज़्यादा, क्योंकि रिसर्च में सबसे पहले तो साइट मैटर करती है। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वेरिएबल्स, उनके कॉजेज, इफेक्ट्स वेरी कर रहे होते हैं। ज़ाहिर है कल्चर टू कल्चर, सोसाइटी टू सोसाइटी चीज़ें वेरी कर रही होती है, तो साइट को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पॉपुलेशन, आपने किस पॉपुलेशन को स्टडी किया, क्या रिपोर्ट टीचर्स के बारे में है, टीचर्स के बारे में है तो कौन से लेवल के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, क्या पॉपुलेशन थी, ये तमाम चीज़ें। डाटा कलेक्शन टूल, यानी कि आपने क्वेश्चनर के थ्रू डाटा लिया है, सर्वेज किए हैं, कंप्यूटर इंटरव्यूज़ किए हैं, चेकलिस्ट थी, केस स्टडी थी, कौन सा रिसर्च टूल इस्तेमाल किया है, किस तरह आपने लोगों से, रिस्पोंडेंट से डाटा कलेक्ट किया है, इसको ऐड करना होता है। इसके अलावा डाटा एनालिसिस, यानी आपने डाटा को अब एनालाइज कैसे किया, जो स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं उनके बारे में यहाँ बताते हैं। और मेन बॉडी का थर्ड सेक्शन होता है रिजल्ट सेक्शन, जिसमें आप अपनी फाइंडिंग्स को ग्राफिकल या नॉन ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसके बाद रिपोर्ट राइटिंग की थर्ड बॉडी है या थर्ड पार्ट है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आ जाती है समरी, यानी कि ओवरऑल रिपोर्ट में जो जो चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करेंगे। डिस्कशन आ जाती है कि आपकी जो फाइंडिंग्स आई उसका क्या फ़ायदा रहा, रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में कौन सी ऐसी बातें थी उस टॉपिक के बारे में जो आपने बताया है, जो पहले से पता थी, और कौन सी नई बातें हैं जो आपको पता लगी हैं, आप सामने वालों को बताएंगे ताकि लोगों के नॉलेज इंक्रीज़ हो और प्लानिंग वगैरह में, डिसीजन मेकिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में इजी हो, हेल्पफुल रहे। लिमिटेशंस और रिकमेंडेशंस आती हैं कि रिसर्चर को कौन सी लिमिटेशंस फेस करनी पड़ी, कौन सी रिसर्चर के हवाले से जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए किस चीज़ की नीड है, रिसर्चर क्या रिकमेंड करता है, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद आता है रेफरेंस। रेफरेंस बड़ा ज़रूरी है, रिसर्चर्स के अंदर रेफरेंस ही तो होता है जो उनको वेरीफाइड बनाता है। देखें, हम एविडेंस के साथ बात करते हैं, रिसर्च को हम कहते हैं ना कि एम्पिरिकल है, इसका मतलब कि इसमें एविडेंस होती है। एविडेंस क्या है कि आपने कौन सी वेबसाइट से चीज़ें ली हैं, कौन सी बुक्स से ली हैं, तमाम चीज़ों का आपने साइटेशन की शक्ल में या लिंक्स की शक्ल में रेफरेंस प्रोवाइड करना होता है। इसके अलावा लास्ट है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में ये होता है कि जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि रिपोर्ट के बारे में हमने कहा कि बिल्कुल सिंपल और ब्रीफ होनी चाहिए ना, तो जो डिटेल चीज़ें हैं ना उसको आप आखिर में ऐड कर देते हैं, मैथमेटिकल डेरिवेशंस, कैलकुलेशंस वगैरह को आप आखिर में ऐड कर देते हैं ताकि अगर कोई पढ़ना चाहे तो उसको पढ़ सकता है। सो ये तो फॉर्मेट है रिपोर्ट राइटिंग का। अब देखें, ये तो आपको पता लग गया, जैसे छोटी क्लासेस में बच्चों को पढ़ाते हैं ना कि लेटर फॉर्मल और इनफॉर्मल का क्या पैटर्न है, एप्लीकेशन का क्या पैटर्न है, इसी तरह से ये रिपोर्ट राइटिंग का पैटर्न है। लेकिन ये आता कब है, ये स्किल कैसे डेवलप होती है, जब आप रिसर्च करते हैं, बार बार आप प्रैक्टिस में इसको लेकर आते हैं, तो फिर आप में स्किल डेवलप होती है और आप अच्छे से रिपोर्ट लिख सकते हैं। सो मुझे उम्मीद है कि ये जो ओवरऑल फॉर्मेट मैंने शेयर किया है ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस तरह की मज़ीद रिसर्च रिलेटेड वीडियोज़ के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहें और मुझे सपोर्ट करते रहें। थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग।